सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे भारत गौरव। बच्चों, नाम से लगता है कि भारत की गरिमा, गौरव यानी गरिमा, कि भारत की गरिमा कितनी विशाल है। बच्चों, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देखें तो चारों दिशाओं में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, साबरमती। हमारा जो भारत देश है वो नदियों, पहाड़ों, पर्वतों से बसा हुआ है। बच्चों, इस भारत की भूमि पर राम, कृष्ण जैसे भगवान ने जन्म लिया। यह भूमि जिसे कहते हैं देवों की पवित्र भूमि है। इसी भूमि पर ऋषि मुनियों, गुरु विश्वामित्र, द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं की भी यह पवित्र पावन भूमि है। बच्चों, देखा जाए तो हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे देश में जहाँ पर आर्य लोग आकर के बसे और उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति के क्षेत्र में हमें विकसित किया। ऐसे कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर काव्य की रचना उन्होंने की है। जो मैथिली शरण गुप्त हैं बच्चों, यह हिंदी साहित्य जगत के महान राष्ट्र कवि है। जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है उस तरफ मैथिली शरण गुप्त ने उजागर किया है। जैसे देखने जाओ तो रामायण में जो लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला है उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, और हमेशा रामायण में जो कैकेयी का जो पात्र है हमेशा उन्हें अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उनकी ममता को उभार करके रख दिया है। कहते हैं कि कई खुद कहते हैं कि मुझे अपने आप पर किए पर पश्चाताप होता है कि मैंने मंथरा की बात क्यों मानी। और ऐसे ही यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उनका वर्णन भी किसी ने नहीं किया है, लेकिन बखूबी से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इतने सुंदर ढंग में लिखा है। कहते हैं कि यशोदा कहती है, हे सखी, मुझसे वो कहकर जाते, अगर वो मुझे कहकर जाते तो मैं उन्हें बड़े प्यार से विदा करते। ऐसे नारी पात्रों का भी मैथिली शरण गुप्त ने बखूबी से निखारा है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं इस कवि के परिचय के बारे में। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी आप लोगों को पता है, जहाँ की कौन है, रानी लक्ष्मी बाई, बराबर, चिरगांव जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से कविता में इनकी रुचि थी, यानी बचपन से जब छोटे थे तभी से उन्हें काव्य लिखने की और काव्य पढ़ने की उन्हें रुचि थी, उनकी पसंदगी थी। इनकी प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में इनकी रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। जिनकी पत्रिका छोटी छोटी कविताएं जो लिखते थे किसमें प्रकाशित होते थे, जो सरस्वती पत्रिका है उसमें। जैसे अपने यहाँ भी पहले युग आता था, ऐसे पत्रिका, गृह शोभा ऐसी पत्रिकाएं आती थी, उसमें छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कारक कर दिया गया। कि जो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमेशा मैथिली शरण गुप्त की हमेशा उनकी तारीफ और प्रशंसा की है। बच्चों, सही बात है, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है। आपने गलतियाँ की हैं, लेकिन उस गलतियों को क्या करें, बड़े प्यार से समझा दें, बराबर। तो हमें अपनी गलती सुधार लेते हैं और सामने वाले की बात भी हमें बुरा नहीं लगता है। तो वैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मैथिली शरण गुप्त को वहाँ प्यार से उनको समझाते भी रहते थे।
राम भक्ति में सरोवर, बराबर। राम भक्ति की मैथिली जो गुप्त है वो क्या है, राम के भक्त है। और उनकी एक कविता है पंचवटी, उसमें बहुत अच्छा बखूबी से लिखा है कि चारों चंद की चंचल की किरणें खेल रही हैं जल थल में, बराबर। कि राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं और पत्थर पर शिला पर बैठ करके वो रखवारी कह रहे हैं, रात का समय है। उसमें बखूबी से उन्होंने निखारा है मैथिली गुप्त ने। उसके बाद हाँ, प्रभावित इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी है। इसी कारण राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुई। इनकी जो कविताएं होती क्या होती है, राष्ट्र को, देश को लेकर उन्होंने वर्णन किया है। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी इन्हें बनाया गया है। मैथिली गुप्त के बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि जो कविता है, कविता का सारांश यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। कि भारत की जो गौरव है, जो गरिमा है, वो किसमें से लिया गया है, भारत भारती। यानी मैथिली गुप्त की कविता का नाम है भारत भारती पुस्तक है। उसमें से थोड़ा सा अंश हमारे सामने यहाँ पर कवि ने रखा है। इनमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान, भविष्य चित्रित है। कि जो काव्य है, काव्य को 3 भागों में यहाँ विभाजित किया गया है, बराबर। वर्तमान है, भविष्य और अतीत है, बराबर। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर ने सर्वश्रेष्ठ पद पर क्या किया है, प्रस्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता, इस काव्य में पूरी तरह से उन्हें वर्णन किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया है। कि जो आर्य लोग भारत में आकर के कहाँ बसे थे बच्चों, सिंध नदी के तट पर, और उन्होंने शिक्षा, कला के क्षेत्र में क्या किया है, बहुत बड़ा योगदान हमें दिया है, बराबर। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं काव्य, वो हम देखने जा रहे हैं। पहला जो काव्य, पहले पैराग्राफ, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, बराबर। कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, बराबर। भूलोक ने बच्चों की धरती पर बसा हुआ क्या है, पूरा संसार, पूरा देश है, बराबर। उसे कहते हैं भूलोक। और इस भूमि पर बसे हुए जो पूरा संसार प्रकृति की पूर्ण लीला स्थल है। मनोहर गिरि हिमालय, बराबर। मनोहर यानी सुंदर, मन को हर लेने वाला, बराबर। फिर इसके बाद है हिमालय और गंगा जल, बराबर। यहीं पे क्या है, पूर्ण लीला स्थल, पवित्र क्रीड़ा भूमि है। और मन को हरने वाला सुंदर क्या है, हिमालय और गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, बराबर। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उत्कर्ष ने जिसे कहते हैं कि उन्नति, प्रगति, आगे बढ़ना, बराबर। कि सभी देशों में से और कौन सा देश ऐसा है कि जो सबसे अधिक प्रगति किया हो, उसका की जो ऋषि भूमि है। भारत की भूमि किसकी भूमि है, भारत की भूमि ऋषियों की पवित्र भूमि है। वह कौन है, भारतवर्ष, ऐसा और कौन सा भारत है, देश है। तो बच्चों, कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि वह स्थान है कि जहाँ पर संसार को गर्व है और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है।
वह स्थान वही है जहाँ सुंदर हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बह रही हैं। और सभी देशों में से सबसे अधिक उन्नत प्रगतिशील देश और कौन सा है? वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषि मुनियों की भारतवर्ष की भूमि ही है। और कोई देश ऐसा नहीं है जो इतना प्रगति कर चुका हो। बच्चों आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखने जा पढ़ेंगे अब हम। दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पर, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी सर्वश्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन यानी बहुत प्राचीन, आज का नहीं। भगवान की भवभूतियों का बराबर क्या है? भगवान की भवभूतियों का, भवभूतियों यानी कि वैभव, संसार का सबसे वैभव। यह प्रथम भंडार है। विधि ने, विद्या ने, विधाता ने किया नर सृष्टि, नरा ने मनुष्य सृष्टि का, सृष्टि यानी रचना का पहले यही विस्तार है। बच्चों यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना सबसे पहले यहीं पर ही की है। कौन से भूमि पर? भारत की भूमि पर। तो बच्चों देखते हैं काव्य की पंक्ति यहाँ पर देखते हैं कि हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि कह रहे हैं कि यह भारत क्या है? बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ क्या है? देश है। बहुत पुराना देश है भारत का, वह आज का नहीं है। प्राचीन देशों में बराबर इसके मुकाबले और कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान ने ही क्या, कवि कह रहे हैं कि भगवान ने ही संसार में वैभव ने धन दौलत बराबर स्थान सबसे पहले यही बनाया है। और जिसकी वजह से उसका भंडार इसी देश में ही है। धन दौलत का भंडार भी कहाँ है? भारत देश में ही है, जिसे कहा गया है सोने की चिड़िया का देश। हम आप लोग एसएस में पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने ही, फिर आप देखें, विधि ने किया, विद्या ने, विधाता ने, कौन विधाता? ब्रह्मा ने ही, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही बराबर। विधि ने ही क्या किया है? मानव सृष्टि का, मानव की रचना भी इसी भूमि पर सर्वप्रथम हुई है। अब अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ जो है यहाँ, वह यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं बराबर। क्या बोल रहे हैं? यह भूमि कैसे भूमि है? यह भूमि प्रसिद्ध यानी यह भूमि प्रख्यात, पूर्ण भूमि, पूर्ण यानी कि यह भूमि पवित्र भूमि है बराबर। इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। आचार्य यानी यहाँ पर हो जाएगा बच्चों शिक्षक, गुरु बराबर, यानी आदर्श आचरण देने वाले बराबर। कि विद्या कला कौशल के प्रथम गुरु भी यहीं पर ही आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े बराबर। अधोगति यानी जिसे कहते हैं कि दयनीय हालत कि जो आर्यों के जो संतान है उनकी आज हालत कैसी हो गई है? उनकी आज हालत बहुत खराब है। उच्चता, उच्चता ने महानता, श्रेष्ठ बराबर। कि आज भी क्या है? उनके पैरों के चिन्ह यहाँ पर भी आज क्या है? विराजमान है। तो बच्चों इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वह पवित्र भूमि, ऐसे विश्व में कोई और दूसरी भूमि नहीं है। और यह भूमि, भारत की भूमि प्रसिद्ध भूमि है। और इस देश के निवासी, इस देश में आकर के सर्वप्रथम बसने वाले आर्य ही हैं। और उन्होंने ही सारे संसार को क्या दिया है? विद्या, कला और कौशल का ज्ञान।
इन्हीं गुरुओं ने ही दिया है। लेकिन आज उनके संतानों की हालत क्या है? अधोगति, अधोगति यानी बहुत बुरी हालत। कि जो आर्यों की जो संतान, हम लोग किसकी संतान है बच्चों? हम लोग आर्यों की संतान हैं। और फिर उनकी हालत क्या है? आज उनके संतानों की हालत बहुत खराब है। फिर भी आर्यों के चरित्र के निशान बराबर, उनके पैरों के चिन्ह भी क्या हैं? आज भी यहाँ मौजूद है बराबर। तो उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं फिर ना अंतिम पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे बराबर। वे स्वार्थरत बराबर की स्वार्थरता ने अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा कभी वो देखते नहीं थे। मोह की मदिरा, मोह ने लालच, मदिरा ने जिसे कहते हैं कि शराब, कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित ने कल्याण, जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। निश्चेष्ट यानी बेकार बराबर, बिना काम के, कि कभी वो बेकार बैठते नहीं थे। कौन? आर्य लोग। तो आर्य लोग कभी अपने लिए जिए नहीं है। तो बच्चों इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जो आर्य थे, आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे बराबर, अपने जीवन को कभी कुछ नहीं समझते थे और उन्हें कभी भी किसी भी तरह का लाभ या मोह नहीं था। और हमेशा क्या करते थे? हमेशा संसार के उपकार के हित के बारे में ही ऐसा लगता था कि उन्होंने इसीलिए जन्म लिया है। और बराबर, और फिर कभी वो बेकार होकर के, निश्चेष्टा ने कभी बेकार होकर के वो बैठे नहीं है। यानी बच्चों इस काव्य में पूरा कहने का तात्पर्य है कि यह जो भारत की भूमि है, यह भारत की भूमि प्रकृति की पूर्ण लीला स्थल भूमि है और हमें अपने हिमालय और गंगा जैसी पवित्र नदियों पर हमें पवित्र नदियां हैं और इसी भूमि पर ऋषि मुनियों की जन्म भूमि है और संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश ने ही हर एक क्षेत्र में किया है। और भारत जो देश है वो आज का नहीं है, यह बहुत प्राचीन देश है और संसार की तरह तरह की जो धन दौलत, जो संपत्तियां हुई हैं, संपत्तियां जो धन दौलत है वह सब यहीं से प्राप्त हुआ है। अब भारत की भूमि पर से ही क्या हुआ है? ब्रह्मा ने ही मनुष्य की रचना सर्वप्रथम यहीं पर ही की है और भारत की भूमि पर आर्य भारत के प्राचीन निवासी हैं और उन्होंने यहीं पर विद्या, कला और कौशल का ज्ञान भी दिया है और उन्हीं की जो संतान है, आज उनके संतानों की हालत अच्छी नहीं है। फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव के चिन्ह आज भी यहाँ पर हैं। बच्चों आर्य लोगों का जो जन्म था वह उनका जन्म दूसरों के परोपकार उपकार के लिए उनका जन्म हुआ था और कभी वो बेकार होकर के बैठे नहीं है। हमेशा उपकार के बारे में उन्होंने सोचा है। उनके मन में कभी भी अपने लिए अपने हित के लिए कभी लोभ लालच पैदा नहीं हुआ है। तो जो आर्य लोग थे, आर्य लोग कैसे थे? हमेशा अपने आप को एक महान चरित्र और कर्मवीर पुत्र थे। तो बच्चों यहाँ पर काव्य की पंक्ति की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।